गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग अपने लेक्चर में स्टार्ट करेंगे टू डायमेंशनल मोशन। इससे पहले हम लोगों ने रेक्टिलिनियर मोशन देखा। रेक्टिलिनियर मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, मतलब कि एक ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रहा है, सिंगल कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है ना। अब जैसे कि सपोज कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे सीधे जा रहा है तो एक ही कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे वर्टिकल मूव कर रहा है तो एक ही कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, तो हम लोग का रेक्टिलिनियर मोशन में आ जाता है। लेकिन मतलब कि एक ही फिक्स डायरेक्शन में मूव करे, कोई एक फिक्स डायरेक्शन में मूव करे, एक फिक्स लाइन में ही मूव करे, तो उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कह सकते हैं। टू डायमेंशनल मोशन क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे दो डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी कि टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रहा है, कोई कोई ऑब्जेक्ट अगर ऐसे टू कोऑर्डिनेट्स में मूव कर रहा है साइमल्टेनियसली, तो वो टू डायमेंशनल मोशन होगा। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई पत्थर है, ये पत्थर है, इस पत्थर को हमने ऐसे सपोज करो कि ऐसे ऊपर फेंक दिया तो ऐसे ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन मान सकते हैं। एक ही लाइन में मूव कर रहा है कि नहीं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसको आगे की तरफ फेंक दिया सपोज करो ऐसे, है ना, मान लो कि ऐसे सरफेस पे ऐसे जा रहा है ये, तो ये भी एक ही लाइन में मूव कर रहा है, एक ही कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, इसको रेक्टिलिनियर मोशन मानेंगे। लेकिन अब सपोज करो कि ऑब्जेक्ट है, इसको ऐसे फेंक दिए, तो क्या होगा, ये ऐसे एक्स में भी जाएगा और वाई में भी जाएगा, ऐसे मूव करेगा ना, एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, तो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, तो दो कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में मूव कर रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा मान सकते हैं, टू डायमेंशनल मोशन मानेंगे। तो टू डायमेंशनल मोशन का मतलब यही हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है उसको उसके मोशन को दिखाने के लिए हमको एटलीस्ट दो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जरूरत पड़ेगा, यानी कि टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कहेंगे, है ना। यानी कि इसके लिए हम लिख देंगे कि मोशन डिस्क्राइब्ड बाय टू कोऑर्डिनेट, तो उसको हम लोग टू डायमेंशनल मोशन कह सकते हैं। बहुत सारा का आपको ऐसे टू डायमेंशनल मोशन आएगा। अब जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया गया तो ऐसे जा करके गिरेगा, है कि नहीं। तो अब जरा देखिए, ये हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर रहा है और वर्टिकल में भी मूव कर रहा है, नीचे भी आ रहा है ना, नीचे भी आ रहा है और आगे भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है आगे भी जा रहा है, तो ये भी टू कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया, चलेगा। और भी ऐसे बहुत तरह का हमारे पास टू डायमेंशनल मोशन हो सकता है। अब जैसे कि सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमारे पास ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट ऐसे नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है, देखिए ये ऐसे नीचे आ रहा है तो मतलब कि हॉरिजॉन्टल में भी मूव कर रहा है और वर्टिकल में भी मूव कर रहा है। जैसे यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे आ गया तो हॉरिजॉन्टल में यहाँ तक पहुँच गया, वर्टिकल में यहाँ तक पहुँच गया, तो ऐसे ये भी क्या है, टू डायमेंशनल मोशन है। तो टू डायमेंशनल मोशन मतलब कि उसके मोशन को दिखाने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग को ऐसा दो कोऑर्डिनेट का जरूरत पड़ेगा। और रेक्टिलिनियर में क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो वहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट में अपना काम चल जाता है, या तो हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है या वर्टिकल मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो टू डायमेंशनल मोशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो तुम्हें एक डायरेक्शन अपना फिक्स करना पड़ेगा कि आप किधर हॉरिजॉन्टल ले रहे हो और किधर वर्टिकल ले रहे हो। मतलब कि आपको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आप कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम ले रहे हैं। हाँ, लेकिन जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम लेंगे वो सब क्या रहेगा, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम रहेगा, है ना। जैसे कि हमारे पास जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या है, ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का मैंने क्या बताया था आप लोग को खासियत, कि अगर कोई चीज एक एक्सिस पे हो रहा है तो उसका दूसरे एक्सिस पे असर नहीं पड़ेगा। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और जेड एक्सिस है। अगर हम केवल एक्स की चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे वाई और जेड को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। अगर वाई के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स और जेड को इंडिपेंडेंट ले सकते हैं, जेड के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स और वाई से इंडिपेंडेंट ले सकते हैं। मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो अपने पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि जब हम लोग कोई चीज़ केवल एक एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उस पर दूसरे एक्सिस पे होने वाली चीज़ों का असर नहीं पड़ेगा, ये फायदा होता है। तो टू डायमेंशनल मोशन हो या फिर थ्री डायमेंशनल मोशन हो, थ्री डायमेंशन में भी मोशन हो सकता है। अब जैसे कि सपोज की जो ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है, एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में मूव कर रहा है और जेड में भी मूव कर रहा है, थ्री डायमेंशन भी हो सकता है। तो कोई सा भी हो, टू या थ्री हो, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अपना एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे कि भाई हमने अपने लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा लिया। आप कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा ले सकता है कि किसी ने ऐसे मान लिया कि इधर वाला डायरेक्शन हम एक्स एक्सिस ले लिए, इधर वाला डायरेक्शन हम वाई एक्सिस ले लिए, तो ऑब्वियसली इधर वाला कितना हो जाएगा, नेगेटिव एक्स, और इधर वाला कितना हो जाएगा, नेगेटिव वाई, इस तरीके से। अब
इसी को हॉरिजॉन्टल मान लिया और इसी को वर्टिकल मान लिया। अब जरूरत पड़ने पे जैसे कि सपोज कीजिए कि हमारे पास ऐसे कोई इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन हो रहा है ना, इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन हो रहा है, तो हम जरूरत पड़ने पे अपना ऐसे भी मान सकते हैं कि हम क्या किए, इसको x ले लिए और इसको y ले लिए, मतलब कि इस डायरेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल ले लिए और इस डायरेक्शन को हमने क्या ले लिया, वर्टिकल ले लिया। तो अब जो भी आगे सॉल्व करेंगे तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के लिए सॉल्व करेंगे। इसमें इधर हॉरिजॉन्टल ले लिया, इसमें इधर वर्टिकल ले लिया, तो अब क्या करेंगे हम लोग इसके अकॉर्डिंग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लेकर के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक डिफाइन कर देना है कोऑर्डिनेट सिस्टम कि हम जो 2 डायमेंशनल मोशन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका सॉल्यूशन निकालना है, उसमें हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले लिया, दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहेगा, तो आपने किधर हॉरिजॉन्टल मानना है किधर वर्टिकल मानना है, उसके अकॉर्डिंग हम सबको सॉल्व करेंगे। ये पहला बात हो गया। अब देखिए ये जो हमने ऐसे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लिया है, तो ये दोनों क्या है, आपस में 90 डिग्री है, यानी कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या बताया कि अगर एक एक्सिस पे कुछ हो रहा है तो उसका दूसरे एक्सिस पे असर नहीं पड़ेगा, तो दोनों एक्सिस को हम लोग इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पहला काम हो गया कि पहले आपको कोऑर्डिनेट ले लेना है। दूसरा काम क्या करना है आपको कि जितने भी वेक्टर्स हैं आपके पास, है ना, जितने भी तरह का वेक्टर्स आया, फॉर एग्जांपल फोर्स आया, वेलोसिटी आया, एक्सेलरेशन आया, जितने भी तरह का वेक्टर्स आया, उन सारे वेक्टर्स को आपको क्या कर देना है, रिजॉल्व कर देना है। किधर रिजॉल्व कर देना है, जिस तरीके से आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम माना है उस तरीके से रिजॉल्व कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली इधर फेंका गया था, सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली इधर फेंका गया था, आपने इधर हॉरिजॉन्टल ले लिया था और इधर वर्टिकल ले लिया था। किसी ऑब्जेक्ट को इनिशियली इधर फेंका गया थीटा एंगल पे, तो हमने क्या किया, इस तरीके का कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लिया कि हम इसको हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल मानेंगे। अब दूसरा काम क्या है, सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है। तो u को इधर रिजॉल्व कर देंगे, इधर रिजॉल्व कर देंगे। इधर कितना आ जाएगा, इधर थीटा है तो ये u cos थीटा, इधर कितना u sin थीटा। मैंने आपको रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताया था, हमने क्या किया, ऐसे रिजॉल्व कर दिया। तो इसी तरीके से जितने भी वेक्टर्स होंगे हम सारे वेक्टर्स को क्या कर देंगे, ऐसा रिजॉल्व कर देंगे। हाँ, अब कोई वेक्टर मान लो टोटली इधर ही है, इसी कोऑर्डिनेट की तरफ है कोई वेक्टर, तो उसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है। कोई अगर वेक्टर ऐसे बीच में आएगा, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बीच में आएगा, तो उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। कोई अगर टोटली एक ही डायरेक्शन में आ गया, या तो हॉरिजॉन्टल में आ गया वर्टिकल में आ गया, तो इसको रिजॉल्व करने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या है 2 डायमेंशनल मोशन में, सबसे पहला काम है कि हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन कर लेंगे कि हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल किधर लिया, वर्टिकल किधर लिया, ठीक। दूसरा काम क्या है, जितने भी वेक्टर्स है उसको अपने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम लोग रिजॉल्व कर देंगे हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में। अब रिजॉल्व करने के बाद क्या होगा कि हम एक बार हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए सॉल्व करेंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम पे वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है, और जब वर्टिकल एक्सिस के लिए सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हॉरिजॉन्टल से कोई लेना देना नहीं है। दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, और दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने के बाद फिर दोनों को हम लोग वापस ऐसा कंबाइन करके लिखेंगे, है ना, कि भाई x में कितना y में कितना, इस तरीके से बाद में हम लोग दोनों को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। जैसे कि सपोज कीजिए कि आपने सपोज के लिए x के लिए सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी सॉल्व करते हैं, तो मान लो कि आपको वेलोसिटी मिल गया vx। सपोज करो कि कोई ऐसा 2 डायमेंशनल मोशन है जिसमें आपने ऐसे कोऑर्डिनेट ले लिया, कोऑर्डिनेट लेकर के वेक्टर्स ले लिया, वेक्टर्स को रिजॉल्व कर लिया, रिजॉल्व करके आप वेलोसिटी निकाल रहे हो, तो मान लो कि x में वेलोसिटी vx आया। अब सपोज करो उसी तरीके से आपने y के लिए सॉल्व किया, y में वेलोसिटी vy आ गया। तो अब टोटल वेलोसिटी कितना हो गया ऑब्जेक्ट का, i में वेलोसिटी और j में वेलोसिटी, यानी ये टोटल वेलोसिटी हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, vx स्क्वायर vy स्क्वायर अंडर रूट, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया, x के लिए अलग से सॉल्व किया, y के लिए अलग से सॉल्व किया, फिर बाद में दोनों को कंबाइन कर दिए, और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी हमें फाइंड करने के लिए रहेगा वो हम लोग ऐसा बता सकते हैं, ठीक। तो यही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। अब जब हमने वेक्टर्स को इस तरीके से रिजॉल्व कर लिया है ना, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में, तो जब हम लोग एक किसी डायरेक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो अपने लिए एक डायरेक्शन में सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि सपोज करो हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो वर्टिकल से कोई लेना देना नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल के लिए सॉल्व करेंगे तो वर्टिकल को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे जब ओनली हॉरिजॉन्टल सॉल्व कर दिया जाए, सॉल्व करेंगे तो वो जस्ट लाइक एक रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। जब हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल सॉल्व करेंगे वर्टिकल को छोड़ करके, थोड़ी देर के लिए आप इसको भूल जाओ, केवल इधर ही मोशन है, तो एक तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन हुआ। तो यहाँ पे हम लोग रेक्टिलिनियर वाला जो इक्वेशंस हैं, कौन कौन से जो इक्वेशंस हैं,
v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ये जो इक्वेशन है, एंड जो अपने पास बेसिक इक्वेशन है v इक्वल टू डी एस बाई डी टी एंड a इक्वल टू डी वी बाई डी टी और a इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस, ये सारे जो इक्वेशंस है उन सबको हम लोग फिर वापस ले सकते हैं सॉल्यूशन में। मतलब कि पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन किया, वेक्टर्स को रिजॉल्व किया, वेक्टर्स को रिजॉल्व करने के लिए अब हर डायरेक्शन के लिए इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। अब इसी डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो इस डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, एक तरह से रेक्टिलिनियर मोशन है, तो जब भी रेक्टिलिनियर मोशन है तो रेक्टिलिनियर वाले इक्वेशन को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी एक तरीके से रेक्टिलिनियर मोशन है स्ट्रेट लाइन में, तो फिर इस डायरेक्शन में भी हम लोग इन इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर बाद में चीजों को हम लोग क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये तो 2 डायमेंशन हुआ। इसी तरीके से 3 डायमेंशनल हो जाता तो कि मान लो कोई चीज एक्स में भी है, वाई में भी है और जेड में भी है, तो सारे वेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, रिजॉल्व कर देते हैं। एक्स में रिजॉल्व कर देते, वाई में रिजॉल्व कर देते, जेड में रिजॉल्व कर देते। फिर एक्स के लिए इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे, वाई के लिए इंडिपेंडेंटली, जेड के लिए इंडिपेंडेंटली, फिर वापस तीनों को सॉल्व करने के बाद हम लोग ऐसे कंबाइन करेंगे और जो भी रिजल्ट होगा उसको हम लोग बता सकते हैं। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 डायमेंशनल मोशन के, किसी भी 2 डायमेंशनल मोशन में, चाहे वो किसी भी टाइप का किसी भी ऑब्जेक्ट का हो, उसको सॉल्व करने का। क्लियर है? ठीक, तो अभी इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अभी आगे जो हम लोग का टॉपिक है 2 डायमेंशनल मोशन में, वो है हम लोग का प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग जरा देखेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। तो देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया गया है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर दिया किसी स्पीड से, किसी वेलोसिटी से, और थ्रो करने के बाद उस ऑब्जेक्ट पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और उसी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उस पर कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस टाइप के मोशन को हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। फिर से समझिए, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, अब वो थ्रो हम कहीं से भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि हमारे पास ये ग्राउंड है, ठीक, हमने ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, मान लो कि इधर फेंक दिया किसी वेलोसिटी से, मान लो ऐसे किसी एंगल पे, या फिर हमारे पास ऐसे कोई बिल्डिंग है, हम बिल्डिंग से फेंक दिए, ऐसे मान लो सीधा फेंक दिया, या फिर हम इसी बिल्डिंग से हो सके ऐसे फेंके, या फिर इसी बिल्डिंग से हो सके हम कुछ ऐसे फेंक दिए, थ्रो कर दिया गया। किसी भी डायरेक्शन में थ्रो कर सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया गया, या फिर आप चाहो तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉप कर देंगे, है ना, कि मान लो ऐसे बिल्डिंग से ड्रॉप भी कर दिया, कुछ भी, तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। और सपोज करो कि आप थ्रो करने के बाद इसमें जो मोशन आएगा, कुछ भी मोशन आएगा, कुछ पाथ आएगा। अब थ्रो करने के बाद इस पे जो फोर्स लग रहा है वो पूरा का पूरा केवल ग्रेविटेशनल फोर्स ही होना चाहिए और कोई थर्ड फोर्स, कोई दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए। मतलब कि एक बार थ्रो कर दिया तो बॉडी अब जो मूव करेगा दैट विल बी द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। केवल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही अब उसमें मोशन आएगा और उसमें कोई दूसरा फोर्स नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के मोशन को क्या बोला जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। यानी कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स देन इट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अब जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास ऐसे कोई रॉकेट है, मान लो रॉकेट इधर जा रहा है, या फिर सपोज कीजिए कि कोई रॉकेट इधर जा रहा है ना। तो रॉकेट क्या होता है कि इसका फ्यूल, इसमें जो फ्यूल होता है, फ्यूल की वजह से ये प्रोपेल होता है ना, इसका फ्यूल बर्न होता है। बर्न होने के बाद ये फ्यूल पीछे तेजी से बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकलता है, तो रॉकेट को क्या करता है, आगे की तरफ प्रोपेल करता है। तो अब ये रॉकेट ऐसे मूव कर रहा है, तो जब ऐसे रॉकेट मूव कर रहा है तो इस पे 2 टाइप का फोर्स लग रहा है। कौन कौन सा, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा, और साथ ही साथ इस फ्यूल की वजह से जो इस पे प्रोपेलिंग फोर्स लग रहा है वो भी लगेगा। यानी कि अब इस रॉकेट पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, कोई दूसरा फोर्स भी काम कर रहा है। तो अब इस रॉकेट के मोशन को हम लोग ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे, है ना। अब सपोज करो कि ये कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग से किसी ने ऐसे कोई बॉल फेंक दिया। अब कोई बॉल फेंक दिया तो अब ये ऐसे मूव कर रहा है,
तो अब ये मूव कर रहा है तो इस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और कोई दूसरा फोर्स तो नहीं लग रहा है कि नहीं? तो ये क्या कहलाएगा? ये ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाएगा। कोई भी दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स को छोड़ करके। हाँ, अब जैसे कि सपोज करो कि हवा, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट है ऐसे, इस ऑब्जेक्ट को ऐसे इधर फेंक दिया गया, अब इधर फेंक दिया गया, अब सपोज करो कि इधर बहुत तेजी से हवा चल रही थी, तो अब इस विंड की वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, यानी कि अब इस पे क्या आ जाएगा? अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स भी आ जाएगा और विंड की वजह से भी फोर्स आ जाएगा, यानी कि फिर से और भी दूसरा फोर्स आ गया, तो हम लोग इसको प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं कहेंगे। यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, अब ये प्रोजेक्टाइल मोशन कैसा भी हो सकता है। ऐसे बिल्डिंग से इधर फेंक दिया गया, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करेगा, इधर फेंक दिया गया, ऐसे मूव करेगा, इधर फेंक दिया गया, ऐसे मूव करेगा, हॉरिजॉन्टल से फेंक दिए कुछ, ऐसे मूव करेगा। तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है अपने पास? ऐसा 2 डायमेंशनल मोशन है ना? 2 डायमेंशनल मोशन है, यानी कि देखिए जब आप ऐसे बॉल को फेंकते हो तो ऐसे जाता है, एक्स में भी मूव कर रहा है और वाई में भी मूव कर रहा है, आगे भी जाता है, ऊपर भी जाता है, फिर ऊपर से नीचे भी आता है, 2 डायमेंशनल मोशन है। बिल्डिंग से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिए, ये आगे भी जा रहा है और नीचे भी आ रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। ये भी क्या है? ऊपर गया, आगे जा रहा है, फिर नीचे आया, आगे जा रहा है, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हमारे पास? 2 डायमेंशनल मोशन है। हाँ, जैसे कि अब सपोज करो कि ऑब्जेक्ट को टोटली ऐसे एक लाइन में फेंक दिए, तो ये 1 डायमेंशनल हो जाएगा, तो इसको भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्टाइल का डेफिनेशन ये है कि उस पर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम करे। अगर ऐसे वर्टिकल भी फेंक दिया तो ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आएगा, तो दैट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन मानेंगे। सिंपल अगर ड्रॉप कर दिया तो उसको भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कह सकते हैं। लेकिन जनरली इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें ऐसा रेक्टिलिनियर मोशन के इक्वेशन से ही सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई स्पेशल इक्वेशन तो लगाना नहीं पड़ता है। तो जनरली प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे वो कैसा क्वेश्चन पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट ऐसे 2 डायमेंशन में मूव कर रहा है, हालांकि ऐसे कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दिए ऊपर या कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप कर दिए, तो ये मोशन भी इसके अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसके डेफिनेशन में ये कि ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करना चाहिए, कोई दूसरा फोर्स नहीं लगना चाहिए। तो लेकिन जो प्रोजेक्टाइल मोशन में जो हम लोग को क्वेश्चन करना है वो किस टाइप का क्वेश्चन करना है कि ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशन में मूव करे। 2 डायमेंशन में कैसे मूव करेगा कि ग्राउंड से ऐसे फेंक दिया किसी एंगल पे तो 2 डायमेंशन में मूव करेगा, या किसी बिल्डिंग से हाइट से ऐसे फेंक दिया तो 2 डायमेंशनल मोशन। अब जैसे कि ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ से ऐसे फेंक दूं तो ऐसे जाएगा, एक्स में भी और वाई में भी, है ना, 2 डायमेंशनल मोशन है। या बिल्डिंग से ऐसे फेंक दिया तो भी चलेगा। तो ये सब 2 डायमेंशनल मोशन है, इसको ध्यान में रखने का। ठीक है, ओके। तो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो यहाँ पे क्या करना है अपने को? सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर देना है। किधर? जिधर हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस लेंगे उधर सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व कर देना है, और रिजॉल्व करने के बाद ऐसा हम लोग हॉरिजॉन्टल के लिए इंडिपेंडेंटली और वर्टिकल के लिए इंडिपेंडेंटली सॉल्व करके बाद में दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। ये हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का डेफिनेशन समझ में आया क्या है? कि इट इज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब जैसे देखिए जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन डील कर रहे हैं तो वहां पे आपको कुछ चीजों को ऐसा नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली क्या होता है कि जैसे कि तुमने कोई ऑब्जेक्ट ऐसे है, तुमने किसी ऑब्जेक्ट को, या बॉल है, बॉल को तुमने ऐसे फेंक दिया तो उस पर थोड़ा बहुत एयर का रेसिस्टेंस फोर्स भी लगता है ना। तुम ऐसे बॉल को ऐसे फेंकोगे, आप जैसे कि मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो एयर की वजह से कितना रेसिस्टेंस फोर्स लग रहा है। पैदल जा रहे हो तब तो ज्यादा नहीं लगता, लेकिन जब आप मोटरसाइकिल से या गाड़ी से जाते हो तो ज्यादा लगता है। तो जब आप पैदल जा रहे हो तो उस टाइम पे जो एयर का रेसिस्टेंस फोर्स है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना, जो एयर की वजह से फोर्स लग रहा है। लेकिन जब आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो तो वहां पे जो फोर्स लग रहा है उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे वो ज्यादा लग रहा है। तो इसी तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन में जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया है ना, कोई ऑब्जेक्ट ऐसे फेंक दिए तो उस पर एयर रेसिस्टेंस भी लग सकता है। लेकिन जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना किया रहे कि एयर रेसिस्टेंस लेना है कि नहीं लेना है, हम लोग एयर रेसिस्टेंस फोर्स को नेग्लिजिबल कंसीडर करके चलेंगे और उसको काउंट नहीं करेंगे। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि एयर रेसिस्टेंस को काउंट करना है तो फिर हम लोग उसको भी काउंट करेंगे और टोटल फोर्स निकालेंगे, टोटल एक्सेलरेशन निकालेंगे, एक्स और वाई में रिजॉल्व करेंगे सबको और फिर इंडिपेंडेंटली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बस आपको ध्यान में इतना रखना है कि ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्स होगा, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन रहे या प्रोजेक्टाइल मोशन ना रहे,
सबसे पहले आपको क्या करना है, सारे वेक्टर्स को रिजॉल्व करना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में। हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग को सॉल्व करेंगे, वर्टिकल के लिए सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम लोग क्या कर देंगे, उसको कंबाइन कर देंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात आप इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग बॉडी से ड्रॉप किया जाता है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूविंग बॉडी से ड्रॉप किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगा, उस मूविंग बॉडी के वेलोसिटी के बराबर। कहने का मतलब कि सपोज करो कि आप ऐसे कार से जा रहे हो, मान लो कि आप ऐसे कार से जा रहे हैं, ठीक है। मान लो इस कार का स्पीड है 40, सपोज करो कि हम ले लेते हैं 60 किलोमीटर पर आवर। सपोज करो इस कार का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से विंडो से किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप कर दिया गया, मतलब कार से जा रहे हो और ऐसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करना मतलब समझ लेना कि सिंपली छोड़ देना, उसको किधर फेंकना नहीं है, थ्रो नहीं करना है। ड्रॉप का मतलब क्या है, सिंपली उसको छोड़ देना है। आपका कार ऐसे जा रहा है, आपने इसको सिंपली ऐसे छोड़ दिया, तो जैसे ही तुमने किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ड्रॉप किया, उस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जिस मूविंग बॉडी से उसको छोड़ा गया उसके बराबर। यानी कि कार का 60 था, हम 60 से जा रहे हैं, मान लो कैप है, उस टाइम में मैंने कैप को छोड़ दिया, तो कैप का इनिशियल वेलोसिटी किधर लेना पड़ेगा, इधर ही लेना पड़ेगा 60 किलोमीटर पर आवर से। ओके, क्लियर है। अब जैसे कि सपोज कीजिए हमारे पास ये कोई प्लेन है, मान लीजिए ये कोई प्लेन है अपने पास, ये प्लेन सपोज कीजिए कि इधर जा रहा है, मान लो सपोज करो 200 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। सपोज दैट कोई फाइटर प्लेन है, ऐसे 200 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और यहां से किसी ऑब्जेक्ट को सपोज करो कि ड्रॉप कर दिया गया, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिए। तो जब ड्रॉप कर दिए तो इसका मतलब कि इस ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इधर की तरफ आ जाएगा कितना, 200 किलोमीटर पर आवर, ये इसका इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगा। तो ऐसा आपको बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया गया है किसी मूविंग बॉडी से, तो ड्रॉप कर दिया गया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना लेने का, उस मूविंग वेलोसिटी के बराबर लेने का, चलेगा। अब जैसे कि एक क्वेश्चन ऐसा भी है इसमें कि सपोज कीजिए कि मान लो हमारे पास ऐसा कोई ऐसा गुब्बारा है, देखा होगा आपने ऐसा बहुत बार कि जिसमें गैस भरा होता है गुब्बारे में और ये इस ऊपर उठ रहा है, ठीक। अब मान लीजिए ऊपर जा रहा है, सपोज कीजिए 5 मीटर पर सेकंड से, ये ऐसे ऊपर जा रहा है, किसी ने इसको ड्रॉप कर दिया ऑब्जेक्ट को। तो अगर यहां से किसी ने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ड्रॉप किया, तो ड्रॉप करेगा तो इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना आ जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, इसका आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में कुछ टर्म्स आएंगे, इसको उन सारे टर्म्स को देखेंगे और फिर उसके बाद इसके जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है, उसको हम लोग डिराइव करेंगे। तो अभी जरा देखते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज कीजिए किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ऐसे वेलोसिटी यू से फेंक दिया गया है। सपोज दैट कि मान लो हम ऐसे खड़े हैं, ये मेरे लिए हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया, ठीक, इनिशियली ऐसे फेंक दिया। तो क्या होगा, जब इनिशियल वेलोसिटी यू से ऐसे फेंक दिया तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, है ना। इसको फिर से ग्राफ बना लेते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया गया है वेलोसिटी यू से, किसी यू वेलोसिटी से फेंक दिया, तो क्या होगा, यू वेलोसिटी से फेंकने के बाद ये कुछ ऐसे इस पाथ पे ऐसे जाएगा और यहाँ पे ऐसे टकरा जाएगा। ये वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी दिखा रहा है, यानी कि इस पॉइंट पे, यानी कि यहाँ से ऐसे जो फेंका गया है ये इनिशियल वेलोसिटी है। सपोज दैट ये मान लिया हमने हॉरिजॉन्टल ले लिया और ये वर्टिकल ले लिया, इस तरीके से फेंक दिया गया। तो फेंक दिया इनिशियल वेलोसिटी, उसके बाद इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये होता है mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक, mg, m मास ऑफ द बॉडी एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक चीज जरा ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं
तो वहां पे हम लोग ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि किसी ऑब्जेक्ट को जब ऐसे फेंक दिया गया तो यहाँ जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे यहाँ पे हर जगह पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में मान करके चल रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट एवरीवेयर, है ना, एवरीवेयर ऑन पाथ ऑफ मोशन। यानी कि मोशन का जो पाथ है उस पाथ पे हर जगह पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। तो अब जरा देखिए, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हर जगह पे सेम होना चाहिए, तो इसका मतलब कि हम लोग नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं। नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, मैंने क्या बोला था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, है ना, और रोटेशन के साथ, इन तीनों की वजह से कि जो हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये अर्थ है, सरफेस है। सरफेस से ऊपर जाओगे तो भी जी कम होगा, सरफेस से नीचे जाओगे तो भी जी कम होगा। और जो अर्थ का रोटेशनल मोशन है, ये अपने एक्सिस पे जो ऐसे रोटेट कर रहा है, इसकी वजह से भी जी पे क्या होता है, असर पड़ता है। तो जब हम लोग ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लेना है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लेना है, इसका मतलब कि हम लोग नियर टू द सरफेस ऑफ बात कर रहे हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि नियर टू द सरफेस, थर्ड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ये सब जो हाइट है सरफेस से एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ बहुत कम है। मैंने ये भी बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेडियस पर डिपेंड करता है। तो रेडियस का जो वैल्यू है, जो हम लोग जनरली जो हाइट की बात करते हैं, उस हाइट से क्या है, बहुत ज्यादा है, तो उस हाइट को नेग्लिजिबल कंसिडर करेंगे। तो लगभग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या रहेगा, स्मॉल हाइट के लिए कांस्टेंट रहेगा। तो ये हम लोग नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ बात कर रहे हैं। अगर बहुत दूर चले गए सरफेस ऑफ अर्थ से तो वहां पे जी का वैल्यू डिफरेंट होगा। सरफेस पे हम लोग जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, जिसको अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, और नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ भी हम लोग इतना लेंगे। लेकिन जब हम लोग सरफेस से काफी ऊपर चले जाएंगे तो वहां पे जी का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। तो वो एक अलग कंडीशन है, ग्रेविटेशन में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपको यही ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट लेना है प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है। अब जैसे कि सपोज करो कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा इनिशियल वेलोसिटी यू से ऐसे फेंक दिया गया। मान लो यहां से हमने इधर ले लिया एक्स डायरेक्शन, इधर ले लिया वाई डायरेक्शन। तो जब ऐसे फेंक देंगे तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, इस तरीके से ऐसे मूव करेगा, है कि नहीं। ये इस तरीके से मूव किया। अब मान लीजिए कि वेलोसिटी यू था, इसको फेंका गया है थीटा एंगल पे, इसको फेंका गया है थीटा एंगल पे। यानी कि हम ऐसे हैं, हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका, यानी कि ऐसे थीटा एंगल पे ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंके हैं, तो इस तरीके से जाएगा। ठीक, तो ये जो वेलोसिटी आया, जिस वेलोसिटी से फेंका गया, इसको बोलेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यू हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि जिस वेलोसिटी से फेंका गया है दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक, और थीटा क्या होगा यहाँ पे, देखिए हमने सिस्टम जो कंसीडर किया है, यहाँ पे हमने इसे हॉरिजॉन्टल और इसको वर्टिकल ऐसा सिस्टम कंसीडर किया है। ऐसे फेंका गया, ऐसे वापस गिरा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना, थीटा एंगल बना। तो ये थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बोला जाएगा। थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि कितने एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका गया है, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहलाएगा। उसके बाद देखो यहां से फेंका गया था, फिर ये वापस जाके डायरेक्टली यहाँ पे टकराया। सपोज करिए ओ है और ये ए है ना। मान लीजिए ओ से फेंका गया था और ये ए पे जाकर के गिरा। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे लेकर के फेंकोगे तो जाकर के ऐसे ए पे गिरेगा। तो ये जो ओ ए आया, इसको कहेंगे रेंज। ओ ए क्या आया, ओ ए आ जाएगा रेंज। दिस इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। ये कहलाएगा रेंज, यानी कि दिस इज रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। और रेंज को ही क्या बोले जाएंगे, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। यही क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कि जहां से फेंका गया फिर वापस जहां पे टकराया उसी को रेंज कहा जाएगा। और रेंज हो जाएगा इसका ये मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। यही हो जाएगा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन का।
अब जरा देखो कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक रहे हैं, तो जब ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर जाता है, ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर उसके बाद ऊपर से क्या आएगा, नीचे आएगा। तो यानी कि पहले कुछ पॉइंट तक ये ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर क्या होगा, ऐसे नीचे आएगा। तो इसका एक मैक्सिमम हाइट आएगा, है कि नहीं। जब हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंका तो ऐसा तो नहीं है कि वो हमेशा ऊपर ही चलता जाएगा, पहले ऊपर जाएगा उसके बाद फिर नीचे आएगा। तो एक पॉइंट तक क्या होगा, ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर उसके बाद फिर वो नीचे आएगा। तो ये जो h आया मैक्सिमम हाइट जितना जा सकता है, ये उसका वैल्यू है। यानी यहाँ पे हम लोग h क्या बोलेंगे इसको, ये हम लोग h बोलेंगे इसको, जिसको जनरली रेंज है इसको r से डिनोट किया जाता है। h क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट, यानी ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगा। बाद में हम लोग इसका मैथमेटिकल वैल्यू निकालेंगे, फिलहाल जान लेते हैं मैक्सिमम हाइट कितना, जितने हाइट तक ये जा सकता है। और ये जो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर रहे हैं, कैसा, ये हॉरिजॉन्टल से हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन लेकर के चल रहे हैं ना, ऐसा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका हाइट हो गया, मैक्सिमम हाइट। अब जरा देखिए कि ये जो प्रोजेक्टाइल है ऐसे फेंका गया, तो ये कुछ इस पाथ से जा रहा है, यानी कि इस ऑब्जेक्ट का तुम पाथ ट्रेस करो तो इसका पाथ कुछ इस तरीके से आ रहा है, यानी इस पाथ पे जाएगा। तो ये जो पाथ है, ये जो पाथ आएगा, जिस पाथ के थ्रू ये मूव किया है, उस पाथ को हम लोग बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। ये जो पाथ आएगा, पाथ ट्रेस्ड बाय जो प्रोजेक्टाइल है मोशन, उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। तो पाथ ट्रेस को ही हम लोग ऐसे ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के ही पाथ को ट्रेजेक्ट्री बोला जाए। ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही होता है कि जिस पाथ से गया है उस पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, यानी कि जो पाथ ट्रेस हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो अगर तुमको जैसे कि कहीं पे क्वेश्चन में ऐसा मेंशन कर दिया कि ट्रेजेक्ट्री है, क्या है, कुछ भी, तो समझिए कि उसके पाथ के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक। अब एक चीज जरा ध्यान दीजिए कि ऑब्जेक्ट को यहां से फेंका गया, ये यहां से फेंका गया और यहां पे जाकर के गिरा, तो इसको कुछ टाइम रहा एयर में, ये कुछ देर तक रहा। तो जितने देर तक ये एयर में रहेगा उस टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कि जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में रहा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू रीच द ग्राउंड, उसी को बोला जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। या फिर जितने देर तक इसने ऐसा हिट करने के पहले, ग्राउंड को हिट करने तक, जितने देर तक ये एयर में रहा, यानी कि टाइम स्पेंड बाय द ऑब्जेक्ट इन एयर। और ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम स्पेंड बाय ऑब्जेक्ट इन एयर, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। मतलब कि जितने देर तक ये रहता है। अब जैसे कि सपोज करो कि आप बिल्डिंग पे खड़े हो गए, तुमने बिल्डिंग से ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, ये ऐसे जाकर के ग्राउंड को हिट किया, तो कुछ टाइम लगेगा ना इसको ग्राउंड को हिट करने में। तो जितने टाइम तक ये एयर में रहा या फिर इसको ग्राउंड को हिट करने में जितना टाइम लगा, वो टाइम क्या हो जाएगा, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट एक कॉमन वर्ड है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, किसी भी। अब जैसे कि रॉकेट है, रॉकेट कितने देर तक हवा में है, वो भी टाइम ऑफ फ्लाइट ही कहलाएगा। अब मान लो किसी ने मिसाइल चला दिया, है ना, मिसाइल दाग दिया, ऐसे मिसाइल जाएगा टारगेट को हिट करेगा, तो जितने देर तक हवा में रहा वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। तो एक कॉमन वर्ड है, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि प्रोजेक्टाइल के लिए ही बोला गया। और तो प्रोजेक्टाइल के लिए बोला गया, किसी के लिए भी तो वही मानना है अपने को, कितने देर तक ये हवा में रहा या फिर ऐसे हिट किया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। तो अब टाइम ऑफ फ्लाइट भी यहाँ पे दो पार्ट में है। देखिए मैंने बोला कि शुरुआती में ये ऊपर जाता है, फिर उसके बाद नीचे आता है। कुछ देर तक ये ऊपर गया और कुछ देर तक क्या आया, नीचे आया। तो जितना टाइम इसको ऊपर जाने में लगेगा दैट विल द टाइम ऑफ असेंड, और जो टाइम इसको नीचे आने में लगेगा दैट विल द टाइम ऑफ डिसेंड। तो जैसे कि सपोज करो कि O है, ये A, सपोज करो कि यहाँ तक P तक सपोज करो
कि O से लेकर के P तक ये ऊपर जा रहा है, फिर P से लेकर के A तक ये नीचे आ रहा है, तो ये टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा, है ना। तो टाइम ऑफ एसेंट का मतलब, टाइम ऑफ एसेंट मतलब इसको हम लोग ऐसे जनरली क्या करेंगे, ऐसे TA से डिनोट कर देते हैं, ऐसा TA स्मॉल TA लिख देते हैं, है ना। समझ लो टाइम ऑफ एसेंट स्मॉल TA सबस्क्रिप्ट में, ये टाइम ड्यूरिंग विच ऑब्जेक्ट गोज अपवर्ड, यानी कि जितने टाइम तक ये ऊपर जाएगा वो टाइम ऑफ एसेंट कहलाएगा। और टाइम ऑफ डेसेंट किसको कहेंगे, जितने टाइम तक वो नीचे आएगा, यानी कि टाइम ड्यूरिंग विच ऑब्जेक्ट कम डाउनवर्ड, तो दैट विल बी द टाइम ऑफ डेसेंट। तो यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट दो चीज से मिलकर के बनेगा, इसको हम TD लिख देते हैं, है ना। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग देंगे कैपिटल T इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, स्मॉल a लिख देते हैं, अपने ऊपर है ये कि दैट इज, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, ये हमारे पास हो गया। तो कुछ टर्म्स आपको इसमें ध्यान में रखना है कि ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन है कोई, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पे कांस्टेंट लेना है। और प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे किसको, जिसपे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट है, उसमें और कोई थर्ड फोर्स सेकंड फोर्स नहीं है, दैट विल द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो सपोज करो किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्लिकली थ्रो किया गया है, जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं तो ऐसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे सीधा फेंक दिए, ऊपर गया नीचे आया, तो वो भी ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो उसको भी प्रोजेक्टाइल के अंतर्गत हम लोग ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि ऐसे 2 डायमेंशन में मोशन होना चाहिए, कि प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी मतलब कि 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो ऐसे फेंका गया, सपोज कीजिए कि मान लो कि हमने इसको हॉरिजॉन्टल, मैंने ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दिया, इसको हॉरिजॉन्टल मान लिया, इसको वर्टिकल मान लिया, हम इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जरा देखो कि जिस वेलोसिटी से फेंका गया उसको बोला जाएगा वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और जिस एंगल पे फेंका गया हॉरिजॉन्टल से उसको बोला जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 0 से 90 तक कुछ भी हो सकता है, पीछे में भी फेंक सकते हैं, इधर फेंकेंगे तो इधर प्रोजेक्टाइल मोशन आएगा, है ना, किधर भी फेंका जा सकता है ये। अब एच क्या होगा कि जब ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंका गया तो पहले तो ये मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, तो जो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा उसी को हम लोग एच कह रहे हैं यहाँ पे। रेंज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना मूव करेगा, जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव करेगा वही क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा, है ना। जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैक्सिमम मूव करेगा वो रेंज कहलाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट किसको कहेंगे, जितनी देर तक एयर में रहेगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट में भी 2 पार्ट, कुछ देर तक ऊपर गया है फिर कुछ देर तक नीचे आया है, तो ऊपर जाने का टाइम को टाइम ऑफ एसेंट, नीचे जाने के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर क्या है कि जो पाथ आएगा उसी को दूसरा नाम क्या है, ट्रेजेक्ट्री है, उसी का दूसरा नाम क्या है, ट्रेजेक्ट्री है, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स हैं, अभी हम लोग इन टर्म्स को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, इन सब का हम लोग अभी वैल्यू कैलकुलेट करके देखते हैं। तो ये जो 2 डायमेंशनल मोशन है, तो यहाँ पे जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो जो मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को क्या कर देना है, ऐसे रिजॉल्व कर देना है सारे उसके वेक्टर्स को, और रिजॉल्व करके सॉल्व करने का है। तो आगे हम लोग अभी कैलकुलेशन करके इन सब का वैल्यू निकालते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, है ना, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, ये सब कितना आएगा। बस एजम्पशन क्या रखना है कि कोई और दूसरा फोर्स नहीं लग रहा है, और साथ ही साथ इस पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी हर जगह पे क्या है, सेम है। तो इस एजम्पशन के साथ हम लोग कैलकुलेशन करते हैं इन सारे चीजों का। तो अभी सपोज कीजिए ऐसे ऑब्जेक्ट को फेंक दिया गया है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल पे, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u है, और ये इसका क्या है, ट्रैजेक्टरी है। तो एक बात आप जरा हमेशा ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी आएगा दैट विल बी टेंजेंशियल टू द ट्रैजेक्टरी, यानी कि जो इसका जो वेलोसिटी आएगा, इसका जो वेलोसिटी आएगा किधर आएगा, इन द
डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू ट्राजेक्टरी, ट्राजेक्टरी के टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेलोसिटी आएगा हमेशा, चाहे वो प्रोजेक्टाइल मोशन हो या फिर सर्कुलर मोशन हो या फिर कर्वीलिनियर मोशन हो, कैसा भी हो। कि मान लो कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे ऐसे जा रहा है, तो बोला कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो हम इस कर्व के लिए यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, तो इस मोमेंट में इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। बोला गया यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कैसा है, हम लोग यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो कोई सा भी ऐसा मोशन हो जो वेलोसिटी होता है दैट विल बी इन टेंजेंट डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट टू द ट्राजेक्टरी, जो ट्राजेक्टरी का जो आएगा टेंजेंट उसके डायरेक्शन में। ध्यान में रखना आपको, चाहे वो सर्कुलर मोशन हो या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन हो या फिर कैसा भी मोशन हो ऑब्जेक्ट का। तो अगर ऐसे ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो कर दिया गया है, तो यहाँ से जैसे कि मान लो कि हमने ऐसे थ्रो किया, कुछ ऐसे गया, तो जो इनिशियल वेलोसिटी आएगा कैसा आएगा, इस इनिशियल पॉइंट के टेंजेंट के डायरेक्शन में। जैसे कि हमने एक कोई कर्व बना दिया, यहाँ पे हमने ऐसे टेंजेंट खींचा, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या हुआ, वो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है इसके डायरेक्शन में। अब सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, हम यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, तो इस डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है। पूछा गया यहाँ पे वेलोसिटी किधर है, तो यहाँ पे हम ऐसे टेंजेंट खींचेंगे, तो यहाँ पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। देखो इस तरीके से मूव कर रहा है तो वेलोसिटी इधर ही होगा। अब बोला गया कि जैसे कि सपोज करो ये ग्राउंड को हिट कर दिया, तो हिट कर दिया, हम यहाँ पे ऐसे टेंजेंट खींचे, तो वेलोसिटी क्या है, इस डायरेक्शन में आया, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग द टेंजेंट। ठीक है, इसको ध्यान में रखने का। अब जैसे कि सपोज कीजिए इस ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया गया थीटा एंगल पे, तो ये ऐसे आगे जा रहा है, यानी इसमें हॉरिजॉन्टल मोशन भी है और वर्टिकल मोशन भी है। अगर आप इसको ऐसे ऊपर से देखोगे कि कोई ऐसे ऊपर से देख रहा है, कोई ऐसे ऊपर से देखेगा तो इसको कैसे दिखाई देगा बताइए। कोई अगर ऐसे जैसे सपोज करो कि एक बहुत एग्जांपल है, जैसे कि आप क्या है कि मान लो हम इसको ऐसे लेते हैं, है ना, ये सपोज करो, इसके आप शैडो को देखिए, ये शैडो है, ठीक। अभी इसको ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन दिया गया, ये कुछ ऐसे जा रहा है ना। ये हमने क्या किया है, किसी ऑब्जेक्ट को सपोज करो कि ऐसे, इसको ऐसे हमने ऐसे प्रोजेक्टाइल मोशन दिया है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ऐसा तो नहीं होगा, गिर जाएगा नीचे, लेकिन मान लेते हैं कि ये जो चीज है हम इसको ऐसे देख रहे हैं। तो इसको ऐसे देख रहे हैं, तो अब जरा देखो कि हम इसको जब इसको ऐसे फेंक रहे हैं तो इसका शैडो कैसा मूव कर रहा है, शैडो सीधा मूव कर रहा है कि नहीं। कि ये ऐसे था, इसको हमने ऐसे फेंका तो शैडो इधर जा रहा है। मतलब कि ऊपर से कोई इसको देखेगा तो कैसा दिखाई देगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे जा रहा है, तो ऊपर से देखा तो कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा सीधा गया है कि नहीं, ऐसे सीधा जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर इधर से देखेगा तो कैसा दिखाई देगा, इधर से दिखाई देगा तो देगा तो इसको क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है, दो डायमेंशन है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों के लिए इसको सॉल्व कर देंगे, एक्स के लिए और वाई के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को क्या कंसीडर करके चलना है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर जगह पे सेम है, और जो ग्रेविटी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वो क्या है, नीचे की तरफ है ना, वो हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे है। यानी यहाँ पे अभी दो वेक्टर है अपने पास, एक कौन सा वेक्टर है, ये वेलोसिटी वाला वेक्टर है, इनिशियल वेलोसिटी वाला, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करेंगे तो जी को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जी तो ऑलरेडी एक ही डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। जो चीज एक्स और वाई दोनों में आएगा, जो चीज एक्स और वाई दोनों के बीच में आ रहा है उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जी क्या है, ऑलरेडी एक वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो जी को रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये यू रिजॉल्व होगा, तो यू का इधर आ जाएगा यू कॉस थीटा एक्स की तरफ, है ना, एक्स की तरफ यू कॉस थीटा आ जाएगा, और वाई की तरफ कितना आ जाएगा, यू साइन थीटा आ जाएगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये कोई वेक्टर ए है, मान लो ये थीटा है, तो इधर ए कॉस थीटा और इसके परपेंडिकुलर वाले में ए साइन थीटा, इस तरीके से कंपोनेंट आता है ट्रायंगल बना करके, ठीक। तो हमने यू कॉस थीटा ले लिया, यू साइन थीटा ले लिया। तो अब जरा देखो, कोई ऊपर से देख रहा है तो उसको ये ऑब्जेक्ट आगे जाता हुआ दिखाई देगा, किसकी वजह से जाता हुआ दिखाई देगा, यू कॉस थीटा की वजह से। और इधर से कोई देख रहा है तो उसको ये ऑब्जेक्ट ऐसे इस लाइन में दिखाई देगा,
यानी कि इसके वेलोसिटी का प्रोजेक्शन इस पे दिखाई देगा, सॉरी ये जो ट्राजेक्टरी है उसका इस पे प्रोजेक्शन दिखाई देगा, वो उसको इससे ऊपर नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। चलेगा, ठीक। तो आप जरा देखिए यहाँ पे हमने यू को रिजॉल्व कर दिया, यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, और फिर रिजॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या बचा, इधर की तरफ बच गया यू कॉस थीटा और इधर आया यू साइन थीटा और इधर की तरफ आ गया जी, और तो कोई इस पे फोर्सेस नहीं है। अब एक चीज जरा ध्यान दो, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इसके लिए वर्टिकल डायरेक्शन में तो फोर्स है, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है। जैसे कि देखो सपोज करो इसको यू से फेंका गया तो हमने इसको रिजॉल्व कर दिया, ऐसे हॉरिजॉन्टल में यू कॉस थीटा, वर्टिकल में यू साइन थीटा, ये वाला वेक्टर तो रिजॉल्व हो गया। अब हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आया, वो किधर है, नीचे है टोटली, ये एक्स और ये वाई है, सारा का सारा वेक्टर ऐसे दोनों कोऑर्डिनेट में हो गया रिजॉल्व। अब यहां से क्या पता चल रहा है कि एक्स डायरेक्शन में केवल वेलोसिटी है यू कॉस थीटा और कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, मतलब कि देयर इज नो एनी फोर्स और एक्सेलरेशन अलोंग दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कि नो एनी फोर्स और एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, है कि नहीं, कोई सा भी नहीं है। तो इसका मतलब कि जब इस डायरेक्शन में कोई फोर्स या कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इस डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो चेंज ही नहीं होगा। ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कब चेंज होता है, जब उस ऑब्जेक्ट पे कोई ऐसा फोर्स लगेगा तो, है ना। आप जैसे कि सपोज करो कि इधर जा रहे हो गाड़ी से, तो गाड़ी का धीरे धीरे स्पीड कैसे कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन लग रहा है, उसको फ्रिक्शन आपके स्पीड को कम कर दे रहा है। अब फ्रिक्शन अगर नहीं लगेगा तो जिस स्पीड से जा रहे हो उसी स्पीड से चलते रह जाओगे। अगर एक बार जितना स्पीड दे दिया, छोड़ दिया गाड़ी, स्पीड दे करके एक्सीलेटर नहीं ले रहे हैं, तो जितना स्पीड था उतने स्पीड से चलते जाओगे। लेकिन फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, स्पीड कम होते होता है। अगर आप स्पेस में किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया जाए, उसमें कोई ऐसा उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो जिस स्पीड से जा रहा था उसी स्पीड से चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि हमने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया तो यू कॉस थीटा आया। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही कोई एक्सेलरेशन है और ना ही कोई फोर्स है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा, यानी कि देयरफॉर वेलोसिटी अलोंग दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल नेवर चेंज, विल नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अब सपोज कीजिए कि हवा इधर आने लगा, हवा इधर आने लगेगा तो अब इस ऑब्जेक्ट पे इधर भी फोर्स लगेगा, तो अब उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये इनिशियल वेलोसिटी था यू कॉस थीटा यू साइन थीटा, हमने ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दिया तो ऑब्जेक्ट इस पाथ को मूव करेगा, तो कभी ना कभी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंचेगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है इसका v1, कभी ना कभी यहाँ पे पहुंचेगा हाईएस्ट पॉइंट पे, सपोज कीजिए यहाँ पे वेलोसिटी है v2, कभी ना कभी यहाँ पे पहुंचेगा, सपोज कीजिए यहाँ पे वेलोसिटी कितना है v3। सपोज दैट जो वेलोसिटी होगा हमेशा क्या होगा, पाथ के टेंजेंशियल होगा। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ना ही कोई फोर्स है और ना ही कोई एक्सेलरेशन है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा ही होगा, नहीं होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि ना कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन है, तो हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सपोज करो कि हमने यहाँ पे v1 लिया है, तो इसका भी कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इस v1 का भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होना चाहिए, यू कॉस थीटा ही होना चाहिए। अब ये जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी रुक जाएगा, ऑब्जेक्ट को जब ऐसे फेंकेंगे तो धीरे धीरे ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से नीचे आएगा। तो मैक्सिमम हाइट जब पहुंचता है ऑब्जेक्ट, आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे फेंक दो, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। यानी कि जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो मैक्सिमम हाइट का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। तो मैक्सिमम हाइट का वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा वेलोसिटी केवल किधर का बचेगा, हॉरिजॉन्टल का बचेगा। और हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी चेंज करने वाला कोई एजेंट है ही नहीं, तो मतलब कि मैक्सिमम हाइट पे जो वेलोसिटी होगा वो टोटली किधर होगा, हॉरिजॉन्टल, और वो किसके बराबर होगा, यू कॉस थीटा के। अब सपोज करो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच गया, तो इसका वेलोसिटी इधर है, तो इस वेलोसिटी का भी कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या रहना चाहिए, पहले ही जितना रहना चाहिए, ये भी कितना रहेगा, यू कॉस थीटा। कहने का मतलब ये है कि इस प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है,
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कभी भी चेंज नहीं होगा। मतलब कि इस पॉइंट पे जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी था u cos थीटा, जब ये टकरा जाएगा तो इस यहाँ पे भी जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी आएगा वो भी कितना आएगा, u cos थीटा ही आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कुछ नहीं है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में देखो, वर्टिकल डायरेक्शन में u sin थीटा है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या होगा, धीरे धीरे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, वेलोसिटी घटेगा, रुकेगा, उसके बाद फिर धीरे धीरे किधर आएगा, नीचे आएगा। तो वर्टिकल डायरेक्शन का बार बार वेलोसिटी चेंज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। इस वजह से कि यहाँ पे जैसे कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा आया, सपोज करो कि वर्टिकल डायरेक्शन v1y ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन कितना हो जाएगा, vy 0 हो जाएगा। सपोज करो कि ऐसे आया वेलोसिटी, मान लो कि v3y, यहाँ पे कुछ वर्टिकल आएगा। मतलब कि जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका जो हर पॉइंट पे वेलोसिटी आ रहा है, तो y डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रहा है कि नहीं, लेकिन x डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। x डायरेक्शन में जितना वेलोसिटी पहले था, बाद में उतना ही वेलोसिटी रहेगा, क्योंकि कुछ भी फोर्स नहीं है। तो y डायरेक्शन का क्या होगा, इसमें चेंज होगा। किसकी वजह से चेंज होगा, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से चेंज होगा। तो हमने ऐसे निकाल दिया, ठीक, ओके। अब क्या करते हैं, इसको हम लोग अलग अलग सॉल्व करते हैं। तो ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि किसी भी टाइम पे हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी क्या रहेगा, हमेशा u cos थीटा ही रहेगा कहीं पे भी। और मैक्सिमम हाइट पे क्या होगा, मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन का पूरा वेलोसिटी 0, तो टोटली ये क्या रह जाएगा, vy 0, तो टोटली हॉरिजॉन्टल में बचेगा, ठीक, ओके। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब से सॉल्व करते हैं फॉर वर्टिकल डायरेक्शन, फॉर वर्टिकल डायरेक्शन। अब वर्टिकल डायरेक्शन के लिए देखिए जरा, इधर से कोई देखेगा ऐसे, इधर से कोई देखेगा तो इसको ऐसे ऊपर नीचे सुना दिखाई देगा केवल, है कि नहीं, तो केवल वर्टिकल डायरेक्शन का सॉल्व करते हैं। तो इधर से देखेगा तो क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट ऊपर गया है, नीचे आया है। इधर से देखेंगे इसको, प्रोजेक्टाइल को, तो कैसा दिखेगा कि ऐसे ऊपर गया, फिर ऊपर से ऐसे नीचे आया, ठीक, तो ये ऊपर से नीचे आया, तो वर्टिकल डायरेक्शन। तो ये जो वर्टिकल डायरेक्शन है, इसमें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन है कांस्टेंट। तो जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस कितना, हाफ ए टी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए। तो हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में अभी इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में भी देखिए वेक्टर दो तरफ आ गया, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है। तो हम एजम्पशन कर लेते हैं कि ऊपर पॉजिटिव है और नीचे क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, ओके। अब जरा देखो, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, ये ऑब्जेक्ट इधर जाएगा, धीरे धीरे इसका वेलोसिटी क्या होगा, 0। तो अब सपोज करो कि जब ये यहां से यहां तक गया है, यानी मैक्सिमम हाइट कहां तक गया है, h तक गया है, मैक्सिमम हाइट h तक गया है। तो जब मैक्सिमम हाइट h तक गया है, तो इसका मतलब कि हम यहां से इसको ऐसे h तक लेके जाते हैं। तो h तक लेके जाते हैं तो y में डायरेक्शन कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 0 हो जाएगा, है ना। तो जरा देखते हैं कि टाइम कितना लगता है। अब यहाँ पे फॉर y डायरेक्शन के लिए ले रहे हैं हम लोग। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा। एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, नीचे की तरफ माइनस g। फाइनल वेलोसिटी कितना ले लिया हमने, फाइनल वेलोसिटी हमने 0 ले लिया, फाइनल वेलोसिटी 0 ले लिया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है h और टाइम कितना है ये हम लोग को बताना है। कौन सा इक्वेशन, यूजिंग h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको नहीं, पहले इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितना, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना, u sin थीटा, है ना। एक जगह पे कितना, माइनस जी टी। तो यानी देयरफॉर कितना आ गया, जी टी इक्वल टू यू sin थीटा, देयरफॉर टी इक्वल टू कितना आ गया, u sin थीटा बाय जी। मतलब कि जब ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, जब ऑब्जेक्ट अपने मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, है ना, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो टाइम कितना लग रहा है, u sin थीटा बाय जी। तो यही टाइम ऑफ एसेंट है, और यही क्या है, यही है टाइम ऑफ एसेंट, है ना, ऊपर जाने का टाइम है, यही टाइम ऑफ एसेंट है, दैट इज u sin थीटा बाय जी। ऐसे मतलब कि ऐसे गया है, लेकिन उसको y में देख रहे हैं तो ऐसे गया और ऐसे आया। तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का कितना टाइम आया, u sin थीटा बाय जी आया, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम। और फिर क्या होगा, ये वापस ऊपर से नीचे आएगा,
अब इस पॉइंट के बाद क्या होगा, ऐसे ये नीचे आएगा, तो इस पॉइंट के बाद ऐसे नीचे आएगा, यानी कि y में क्या आएगा, ऊपर से ऐसे नीचे आएगा। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जितना ऊपर जाने का टाइम होता है उतना ही नीचे आने का टाइम होता है। तो सिमिलरली यहाँ पे टाइम ऑफ डिसेंट कितना आ जाएगा, ये भी आ जाएगा u sin थीटा बाय जी, है कि नहीं, जो ऊपर जाने का टाइम है वही नीचे आने का टाइम हो जाएगा। तो देयरफॉर टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा यहाँ पे, TA प्लस TD, यानी कि ऐसे TA प्लस TD लिया तो कितना आ गया, u sin थीटा जी कितना आ जाएगा, 2u sin थीटा बाय जी, मतलब ये टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को ऐसे थीटा एंगल पे फेंका गया है तो ये ऐसे जाएगा यहाँ पे हिट करने का, तो टोटल यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम कितना होगा, 2u sin थीटा बाय जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है इतना, ठीक। अब जरा देखिए, ये हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या पता चला कि जो टाइम ऑफ एसेंट था वही टाइम ऑफ डिसेंट था, लेकिन किस सिचुएशन में, ऐसे हॉरिजॉन्टल के साथ फेंका गया है, यानी कि जिस लेवल से फेंका गया है वापस उसी लेवल पे प्रोजेक्टाइल मोशन है। मतलब कि देखिए ये हम लोग का हॉरिजॉन्टल था, हमने हॉरिजॉन्टल से ऐसे थीटा पे फेंका और वापस यहीं पे आया, तो ये वाला टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या आएगा, सेम आएगा, कितना, 2u sin थीटा बाय जी मिलाकर के आ जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। ये हमारे पास काम हो गया। अब दूसरा देखते हैं जरा, अब यहाँ पे h फाइंड किया जाए, ये हम लोग मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। अभी y डायरेक्शन के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो y डायरेक्शन के लिए हमने टाइम ऑफ एसेंट निकाला u sin थीटा, टाइम ऑफ डिसेंट निकाला। अब h के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, यानी कि यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या फिर ऐसा लिखते हैं इस इक्वेशन को, यूजिंग v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी कितना है y में, 0 है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, तो u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2g, s कितना है, h, जब यहाँ पे पहुंच गया तो डिस्प्लेसमेंट कितना है y में, h है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, h इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। मतलब कि जब ऐसे प्रोजेक्टाइल को ऐसे फेंका गया है तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 2u sin थीटा बाई जी, और मैक्सिमम हाइट कितना आ गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g हॉरिजॉन्टल के साथ। ये मैक्सिमम हाइट का वैल्यू निकाल दिया हमने, चलेगा। अब किसी भी टाइम पे, अब एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम पे देखिए, ये तो हमने केवल h का वैल्यू निकाला और t का वैल्यू निकाला, किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम t y कितना आ जाएगा, कौन सा, एट एनी टाइम t यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये जो हमारे पास इक्वेशन है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, मान लो किसी भी टाइम पे ये y में है ऐसे, तो किसी भी टाइम पे y कितना होगा, ये तो स्पेशल टाइम हो गया ना, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। आर्बिट्रेरी किसी टाइम पे, आर्बिट्रेरी किसी टाइम पे s क्या है, y में है, कितना लिखेंगे, u के जगह पे u sin थीटा t, a के जगह पे माइनस जी, तो हाफ जी टी स्क्वायर, यानी किसी भी टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट है ये y में इतना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल के लिए ऐसा 3 निकल के आया, वर्टिकल के लिए हमने 3 इक्वेशन निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, और किसी भी टाइम पे इसका y में क्या पोजीशन होगा ये हमने निकाल लिया, चलेगा। अब इतना निकालने के बाद अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए, हॉरिजॉन्टल के लिए चलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए चलते हैं तो इसको मैं क्या करता हूं, इधर मिटाता हूं। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फॉर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए देखिए, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में केवल और केवल एक ही वेक्टर है u cos थीटा, केवल एक ही वेलोसिटी है, बाकी ऐसा और कोई वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोई फोर्स नहीं है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो मोशन आया यहाँ पे, ये कैसा आ गया, ये आ गया कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन आ गया। ये कैसा आ गया, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी रहता है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में हम लोग कैसा इक्वेशन लिखते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी में हमारे पास क्या इक्वेशन होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यही लिखते हैं ना हम लोग सीधा, दैट इज डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, यही होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जब इस ऑब्जेक्ट को ऐसे यहाँ से यहाँ तक फेंका गया है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव किया है, तो यही क्या है,
रेंज है। कितने टाइम तक मूव किया है? जितने टाइम तक ये ऑब्जेक्ट एयर में है। इसको यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा उतने ही टाइम तक ना ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मूव किया। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए टाइम कितना आ गया? टाइम आ गया यहाँ से 2u sin थीटा बाई जी आ गया। और वेलोसिटी कितना आ गया हॉरिजॉन्टल के लिए? वेलोसिटी आ गया u cos थीटा। तो देयरफॉर हम लोग रेंज कितना लिख देंगे? r इक्वल टू रेंज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि u cos थीटा इंटू कितना 2u sin थीटा बाई जी, यानी कि दैट इज r कितना आ गया यहाँ से u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, यानी कि दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। ये आ गया r। रेंज कितना आ गया? u स्क्वायर sin 2 थीटा, है ना। 2 sin थीटा इंटू cos थीटा कितना होता है? sin 2। तो दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने यहाँ से रेंज निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, मैक्सिमम हाइट निकाल लिया। और किसी भी टाइम पे क्या हुआ? किसी भी टाइम पे ये हो गया इसका y में पोजीशन। उसी तरीके से एट एनी टाइम t पोजीशन इन x डायरेक्शन, पोजीशन इन x डायरेक्शन, किसी भी टाइम पे x में क्या पोजीशन आ जाएगा? किसी भी टाइम पे x का क्या पोजीशन होगा? हाँ, कितना होगा? वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी कि दैट इज v u cos थीटा इंटू t, यही ना। दैट इज x इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। ये हो गया किसी भी टाइम पे x का पोजीशन, और ये हो गया किसी भी टाइम पे y का पोजीशन। और टाइम पीरियड है, जब हमने यहाँ पे t के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट लगा दिया तो कितना मिल गया अपने को? रेंज मिल गया। और इसी में हम लोग जब t के जगह पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिख देंगे तो हम लोग को ये क्या मिल जाएगा? मैक्सिमम। इसी में t के जगह पे हम लोग टाइम ऑफ एसेंट लिख देंगे तो मैक्सिमम हाइट मिल जाएगा। तो ये हमारे पास रिलेशन है। तो यहाँ से हमने ये सब फाइंड कर लिया। अब जरा हम लोग देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब कि ये किस पाथ पे मूव कर रहा है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? अब जैसे कि देखिए, आप लोगों ने कोई सा भी इक्वेशन देखा है, सर्कल का या पैराबोला का या हाइपरबोला का, तो वहां पे जो हम लोग इक्वेशन निकाल रहे थे, जनरल इक्वेशन या फिर स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वो जो हमारे पास इक्वेशन था वो एक तरीके से क्या था? एक्स और वाई में रिलेशन। जैसे कि हमने सर्कल का इक्वेशन लिखा था, याद कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सपोज करो आर स्क्वायर, जिसमें आर कांस्टेंट होता था। यानी हम एक तरीके से एक्स और वाई का रिलेशन बता रहे हैं। तो एक्स और वाई का जो रिलेशन आएगा वही क्या बताएगा? ट्रेजेक्ट्री बताएगा। किसका ट्रेजेक्ट्री? इस पाथ का ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन बताएगा। तो अभी हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो ये सारे आप पॉइंट्स लिख लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए कैलकुलेशन किया जाए आगे। अभी हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मतलब कि रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई पोजीशन, यही ना, यही है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कोऑर्डिनेट में क्या रिलेशन आएगा। तो किसी भी टाइम पे एट एनी टाइम टी, एक्स कितना था अपने पास? u cos थीटा इंटू टी, है ना। किसी भी टाइम पे x हमारे पास u cos थीटा इंटू टी आएगा। उसी तरीके से तो देयरफॉर हम लोग यहाँ पे आगे लिखते हैं एक बार, उसके बाद उसी तरीके से y कितना था? y था u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। तो ऐसा कीजिए, हम लोग को यहाँ पे x और y का रिलेशन निकालना है। इस चीज में इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में t वेरिएबल है ना। इस इक्वेशन 1 में t वेरिएबल है, इसमें भी t वेरिएबल है। तो ऐसा करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को मिला करके इस तरीके से लिखते हैं कि t एलिमिनेट हो जाए। तो वहां पे जो रिलेशन बचेगा केवल x और y का बचेगा। तो फ्रॉम फर्स्ट हम लोग t कैसा लिख सकते हैं? x बाई u cos थीटा लिख सकते हैं, है ना। इसी को करते हैं पुटिंग इट इन सेकेंड, इसको सेकेंड में पुट कर देंगे। तो देयरफॉर y कितना आ जाएगा? u sin थीटा इंटू एक्स बाई u cos थीटा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, यानी कि x बाई u cos थीटा स्क्वायर, यानी कि दैट इज y इक्वल टू u से u कैंसिल हो गया, सॉरी इधर में
ये u से u कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा x tan थीटा माइनस हाफ जी, स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, यानी ये कितना आ गया y इक्वल टू x tan थीटा माइनस हाफ जी बाई यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। इतना है अपने पास, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन y एंड x। अभी जरा इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन में x भी सॉरी थीटा कांस्टेंट है, एक बार थीटा क्या है इनिशियल एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो ये तो फिक्स ही रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहे, जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन था शुरुआती में वो तो फिक्स, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है यू स्क्वायर, जिस वेलोसिटी से फेंका गया था इनिशियल वेलोसिटी, ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। तो इस इक्वेशन में केवल y और x वेरिएबल है और ये y और x का रिलेशन है, तो यही रिलेशन क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो अगर आप जरा गौर कर लेंगे तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, ये इसको थोड़ी देर के लिए आप ऐसे समझिए, y इक्वल टू ये ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, सपोज दैट थोड़ी देर के लिए ये कुछ इस फॉर्म में है ना, मतलब कि ये ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, ये ऐसे कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो किसका इक्वेशन होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो यहाँ पे जरा देखो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, मैंने आप लोग को बताया था y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जो ऐसा ग्राफ बनेगा y और x का, वो कैसा ग्राफ बनेगा, पैराबोला का ग्राफ बनेगा। और उस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, फोकस कहाँ पे आएगा, ये भी मैंने आप लोग को इन जनरल शॉर्ट बताया था। तो यहाँ से देख करके क्या पता चल रहा है कि y और x का जो इक्वेशन आया, ये कैसा इक्वेशन आया, ये जो ट्राजेक्ट्री का इक्वेशन आया, यही क्या है, ये पैराबोलिक पाथ है। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे ऑब्लिकली फेंक दिया जाए और वो केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में मूव करे, तो जो उसका ट्रेजेक्ट्री आएगा, जो उसका पाथ आएगा, वो क्या आएगा, ऐसा पैराबोला का पाथ आएगा, दैट विल बी अ पैराबोला। मतलब कि मैंने सपोज करो ये टिप है, कैप है, इसको हमने ऐसे फेंक दिया, इसको जब ऐसे फेंक देंगे तो ऐसे मूव करेगा, तो जब ये ऐसे मूव कर रहा है तो इस पे केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, तो इसका जो पाथ ट्रेस हो रहा है, ये पाथ किसी पैराबोला का पाथ आएगा। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है। हाँ, अगर इस पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स दूसरा लग गया है ना, हवा का फोर्स लग गया या इधर से कुछ प्रोपेल कर दिया, तो ये ऐसा पैराबोला का पाथ नहीं बन सकता है। लेकिन जब केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है, हर जगह पे जी कांस्टेंट है, तो ऐसा पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेंज का, मैक्सिमम हाइट का, टाइम ऑफ फ्लाइट का एंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दैट इज y इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी यू स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। तो अभी इन सब पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल जितना आप लोग को आज पढ़ाया गया है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे और नोट्स बना लेंगे।